And I'm telling you कि we do legit business of producing doctors, engineers, legit business of building a nation. इसमें कोई बुराई नहीं है, but कश्मीर लाइफ इमर्ज टॉक्स में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन, जिन्हें पॉपुलरली स्टूडेंट्स जो है वो अमीन एलके के नाम से जानते हैं, और ये मिशन ई के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं, और अब इन्होंने इमर्ज के साथ टाई अप कर लिया है और अब इमर्ज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। मोहम्मद अमीन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। चलिए, सबसे पहले तो मैं कश्मीर लाइफ का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया यहाँ पे आने का, और जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे वापस जुड़ने का एक मौका मिल रहा है आपके इस प्रोग्राम के हवाले से। अमीन साहब, हम जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो ये है कि आपको टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी टीचिंग प्रोफेशन की बात है, मैं आपको बताऊँ, टू बी एग्जैक्ट, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फ्रॉम पास्ट 10 years। ओके। बड़ा नोबल प्रोफेशन है, प्रोफेटिक प्रोफेशन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टीचर ही थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे भी अल्लाह ताला ने इसी प्रोफेशन में चुना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से तकरीबन इस प्रोफेशन में हूँ, और इस सारे टाइम के दौरान मैं आपको बताऊँ, तकरीबन मुझे लगता है 25 से 30 हज़ार बच्चे तो पढ़ाए होंगे। अच्छा। और उसमें से आई बिलीव hundreds of students are currently pursuing MBBS in different medical colleges, और बहुत सारे हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आई मीन कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, और बहुत सारे अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसे भी हैं जिन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्वालिफाई किए, और उनकी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह सेट है इस टाइम। माशाल्लाह। आप ये बताइए, आपकी एक्सपर्टीज़ है बॉटनी, तो अभी क्योंकि नीट का एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर और बच्चे प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए, तो बॉटनी एंड नीट, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, ये आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है 5 मई को, अभी तो मुझे लगता है उसी पे हम बात करेंगे इस टाइम। जो एग्ज़ाम नीट का है, अगर मैं उसमें बायोलॉजी इन जनरल और बॉटनी इन पर्टिकुलर, अगर मैं बॉटनी की बात करूं, तो बच्चे कहते हैं, ऑफनली सुनने को आया है, कि सुनने को आता है बार बार कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, वो काइंड ऑफ वोलेटाइल सब्जेक्ट है, दिमाग में रहता नहीं है ज़्यादा। मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली बच्चों का अप्रोच जो है ना, वो गलत होता है। अच्छा। बायोलॉजी इन जनरल बट बॉटनी इन पर्टिकुलर, उनका अप्रोच गलत होता है, और उस गलत अप्रोच की वजह से वो क्या करते हैं, जो वो ना काइंड ऑफ आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते, वो नहीं आता है। अब आप बताएंगे सर अप्रोच क्या गलत है, अप्रोच क्या डिफरेंट है? देखिए, हमारा जो बायोलॉजी है, या हम बॉटनी की पर्टिकुलरली बात करेंगे, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उनको हम कैटेगराइज करते हैं 2 ग्रुप्स में। अच्छा। एक ग्रुप, बच्चों को पता होगा, एक ग्रुप जिसमें हमारा से फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी आता है, एक एनाटमी आता है उसमें, या डाइवर्सिटी हम मान के चलेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमारा एक चैप्टर है 12th में, वो भी आता है। ये कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहां आपको चीज़ों को समझना नहीं है, क्योंकि यहाँ समझने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ चीज़ें जो है ना, आपको मेमोराइज करनी है, जिसको आप रट्टा बोलते हैं। आप रट्टा कर लो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना क्वेश्चंस वो स्टैट बेस्ड आते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। बट आप बच्चे क्या करते हैं, वो इसमें कॉन्सेप्ट ढूंढने बैठेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो चीज़ याद करनी होती है वो रहती नहीं है। अच्छा। तो मैं कैटेगोरिकली ऑन एयर आपको बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम मैंने बता दिए जहाँ एक्सक्लूसिवली अगर आप चीज़ें याद करोगे, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द थिंग्स। मैं कह रहा हूँ आपका काम अच्छे से हो जाएगा। नीट ही तो क्वालिफाई करना है ना, आराम से हो जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब रहा सवाल जो दूसरा पोर्शन है आपका, जिसमें से फॉर एग्जांपल आपका जेनेटिक्स आता है, आपका
इकोलॉजी आता है, आपका फिजियोलॉजी आता है इन पर्टिकुलर, वहाँ आप क्या करते हैं, आप प्लांट किंगडम में एक चैप्टर भूल गए, प्लांट किंगडम, वहाँ आप क्या करते हैं, वहाँ आप चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। तो जब याद आप करते हैं ना, क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं आता है, वहाँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ना वो बहुत मस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना उस पोर्शन से, तो आपको ना कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, तभी जाके आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखेंगे पिछले 2-3 साल से, जो हम पेपर एनालिसिस करने के बाद देखते हैं एक्चुअली, वहाँ जो ट्रेंड है ना अभी प्रेजेंट ट्रेंड, वहाँ क्वेश्चंस आते हैं अब मैट्रिक्स टाइप, वहाँ क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट्स में से, करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, या इवन असर्शन रीजन। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये इसी पोर्शन से दिए जाते हैं जो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। जैसे आपका जेनेटिक्स हुआ, आपका मैंने कहा इकोलॉजी हुआ, आपका फिजियोलॉजी हुआ, प्लांट किंगडम हुआ, वहाँ से ये मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको ऐसे नहीं आएंगे अगर आप चीज़ें याद रखोगे, ये कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तभी जाके आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक एवरेज बच्चे को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे ना उस बच्चे से जिसकी नीट में सिलेक्शन हुई है, अगर हम बॉटनी के हवाले से बात करेंगे, तो मुझे लगता है जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होगा ना, जिससे डिफरेंशिएट होगा कि नहीं ये बंदा सिलेक्ट हुआ, ये नहीं हुआ है, वो यही चैप्टर्स है जिस पे आप मेमोरी ज़्यादा खर्च करते हैं, मगर समझना था उसको कॉन्सेप्चुअली आपने याद किया, और जिसको याद करना था उसको आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हो। तो मेरा यही है, यही मेरी एक मैसेज रहेगी कि आप पहले डिफरेंशिएट करो, जो मैंने बता दिया उसमें से आप देखो कि मेमोरी बेस्ड कौन है, और जो कॉन्सेप्चुअली जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है उनको समझो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नीट में नहीं छूटेगा। आप ये बताइए, मतलब जो चीज़ें आपने अभी बताई कि स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, इसके अलावा नीट की प्रिपरेशंस में और क्या क्या स्टूडेंट्स को दिमाग में रखने चाहिए पॉइंट्स? देखिए कहते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, बच्चे जो है ना वो ज़्यादा क्या करते हैं, जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता था। अच्छा क्या लगता था, सुनना। कोई हमें बोलता था भाई आप ऐसा करो, ये करना है, वो चीज़ करनी है, तो ये चीज़ें सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप कुछ प्रैक्टिकली करोगे नहीं ना तब तक कुछ होगा नहीं। हाँ, बाकी आप सुनोगे, 1000 बार बोला होगा, सारे टीचर्स ने ऑलमोस्ट बोला होगा, टेक्स्ट पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है, ये तो बच्चों को मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे ये सुनने को मिलता है। मैं बस ये कहूँगा भाई सुनना उना ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ करो। जब तक आप खुद से कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। आप थोड़ा बैठो, एक जगह बैठो, टाइम दे दो, अपनी नींद सेक्रीफाइस करो। अगर बाकी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं आप वो एंजॉयमेंट सेक्रीफाइस करो। बाकी इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और इंशाल्लाह जब कोई अपना जो है ना टाइम देता है, अपना एफर्ट देता है, उसका एफर्ट और टाइम ज़ाया कभी नहीं होता। When it comes to botany या बायोलॉजी इन जनरल, तो आपको लगता है जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्रैमिंग या लर्निंग बाय हार्ट, गोटा याद करना, वो हेल्प कर सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। देखो इसमें हालांकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मगर मैंने पहले ही यही कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप मुझे कहोगे, मैं मानता हूँ, मैं ऑफनली ये बात क्लास में भी बोलता हूँ बच्चों से, जिस बच्चे का ये मेमोरी पावर या जिसको आप रटाफिकेशन कहते हैं ना वो अच्छा होता है, मैं मानता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। क्योंकि बायो में है कुछ ऐसा पोर्शन, इवन बायो में क्या, मैं फिज़िक्स में भी कहूँगा, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर जगह कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एक नियामत एक है। हाँ, यहाँ एक ना बच्चों को जब ऐसा बोलते हैं कि आप याद करते हो चीज़ें, तो उनको थोड़ा वो बुरा लगता है। मैं कहता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इस एग्जामिनेशन का नेचर ही ऐसा है, इतना वास्ट सिलेबस है इसका कि कुछ पोर्शन आपको याद रखना ही है, कुछ पोर्शन आपको अंडरस्टैंड करना ही करना है। जब ये नीट में एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं बच्चे, लिख रहे होते अपना पेपर, और वो OMR शीट्स हैं, वो सारा मार्क कर रहे होते अपने आंसर्स, उस वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? अब देखो अभी टाइम थोड़ा डिफरेंट है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, ये फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले तो जो ना सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो
उनने बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो ना पहले उसमें वो अपीयर हुए होते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है इन चीज़ों में अब ज़्यादा मसला नहीं, वो हमारे टाइम पे होता था क्योंकि तब टेस्ट सीरीज़ का उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम बोलते थे मैं तो में गोल बारून की हिंद, मुझे वो भरना नहीं आया, वो गलत हो गया, वो हो गया। ये चीज़ें आजकल ज़्यादा नहीं होते क्योंकि अगर आप एक सीरियस बच्चे को देखोगे, मेशुब आसान तमें आसान 10 वो टेस्ट सीरीज आसान दिस मज गॉड, फिर तब जाके वो एग्ज़ाम में अपीयर होता है। तो और देना भी चाहिए टेस्ट सीरीज जो है ना, इससे एक ना वो असेसमेंट होती है प्रॉपर एक बच्चे की, और देना भी चाहिए। जो नहीं देते उनसे भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले टेस्ट सीरीज कोई स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज जो है उसमें अपीयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कहते हैं जब आप फाइनल एग्ज़ाम लिखते हैं ना, आंसर शुड नॉट कम फ्रॉम योर माइंड, इट शुड कम फ्रॉम द टिप ऑफ योर पेन। मतलब इतनी प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि नहीं, जो ये क्वेश्चन अभी आया मेरे सामने, मैंने इसको 3 बार जो मैं पहले ही किया हूँ इसको, तो फिर ना पेन से खुद आंसर लिखना आना चाहिए। इमर्ज में ऐसे टेस्ट सीरीज हैं? हाँ, इमर्ज जैसे आपने इंट्रोडक्शन में तो बता दिया और बच्चों को भी पता है। पहले तो हम लगभग पिछले 5 साल से हम मिशन ई के साथ एसोसिएट थे। वहाँ पे भी हमारा एक बेहतरीन ना एक टेस्ट सीरीज हुआ करती थी। अब इमर्ज में भी, और इनफैक्ट यहाँ तो हमने बाहर के कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी टाई अप किया हुआ है, तो एक काइंड ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो होती है। ताकि जो रिज़ल्ट है ना वो हम 5-10 इंस्टीट्यूट्स हैं बाहर के कुछ, उनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। जब हम टेस्ट सीरीज़ अभी देते हैं या बच्चे जब टेस्ट सीरीज़ देने आते हैं, फिर रिज़ल्ट जो है ना वो काइंड ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे आता है। हाँ, उतना बड़ा नहीं, मगर जितने भी इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा टाई अप है तो उन सबको मिला के हम ना एक रिज़ल्ट देते हैं ताकि बच्चा जो है उसकी एक रियल असेसमेंट हो। अब हम अपने आखिरी सवाल पे आ चुके हैं। इस सवाल की वजह से आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है ना, या कोई भी प्रोफेशन आप लीजिए, कोई भी चीज़ वो कहते हैं आसान नहीं होती। अगर आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन ना उसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारी लाइफ मान लो एक होमोजीनिटी इसमें होती है। इसमें आपको कुछ नया नहीं करने को मिलेगा ना। यू हैव टू स्टार्ट द डे विद द क्लास, यू हैव टू एंड द डे विद द क्लास। फिर शाम को घर गए, प्रिपेयर किया, अगले दिन यही काम है। मतलब पूरा साल जो है ऐसे ही चलता है। तो हमारी लाइफ में कुछ नया नहीं होता, नया हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, यही चीज़ें चल रही होती हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारा जो टाइम है ना, वो टाइम भी हमारा अपना नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक टीचर को ना बहुत सारी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसका जो टाइम होता है ना, वो टाइम भी अपना नहीं होता, उसकी फैमिली का भी नहीं होता। वो सारा टाइम जो एक टीचर का होता है उसके स्टूडेंट्स का होता है। मतलब पूरा दिन उन्हीं के साथ, फिर शाम को जब घर आया प्रिपेयर किया, प्रिपेयर भी उन्हीं के लिए करना है। तो इसमें जो है ना, ये मैं कहूँगा पूरा जो भी उसका ये टाइम वगैरह होता है सारा जो है स्टूडेंट्स का ही है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। क्योंकि ना मैंने पहले ही कहा, होमोजिनिटी है, इसमें कुछ नया आपको करने को नहीं मिलेगा। अब जो मुझे लगता है पर्सनली, या मुझे लगता है 99% टीचर्स का यही होगा, जो सबसे बड़ा इसमें मोटिवेशन है ना, वो ये है कि कल को जब कोई पेरेंट, जब कोई बच्चा कॉल करके या मिलने आता है, फिर ये बोलता है कि सर आज मैं इस मुकाम पे हूँ आपकी वजह से, आज मैं डॉक्टर हूँ आपकी वजह से, आज मैं इंजीनियर हूँ आपकी वजह से, या आज मैं इस बड़े से पोस्ट पे हूँ आपकी वजह से, तो मुझे लगता है उस टाइम जो सेटिस्फैक्शन एक टीचर को मिलती है ना उस चीज़ से, वो शायद दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती। वो इत्मीनान, वो सुकून जो उन चीज़ों से उस टाइम मिलता है, शायद दुनिया की कोई और चीज़ जो है ना वो सुकून नहीं दे सकती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो जब मैं यहाँ आ रहा था स्टूडियो में, तो मुझे उसी टाइम में दिमाग में आया, देखिए क्या है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिससे एक टीचर मोटिवेट होता है। आप किसी को भी पूछो, वो हज़ारों रीज़न्स देगा ना जिससे एक टीचर जो है मोटिवेटेड रहता है। मैं आपको एक रीज़न आज बोलूँगा जिससे एक टीचर जो है ना डिमोटिवेट होता है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कल को एडमिशन की अनाउंसमेंट है या कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसका अनाउंसमेंट करना है। देखिए, जाहिर सी बात है, अभी मीडियम जो है ना अनाउंसमेंट को सोशल मीडिया ही होगा। बिल्कुल। तो जैसे हम अनाउंसमेंट करते हैं तो कोई टीचर कोई स्कॉलरशिप टेस्ट के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड कोई वीडियो लेके आता है।
तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैक्सिमम तो अप्रिशिएट करते हैं, मगर कहते हैं ना हर एक सोसाइटी में कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं, तो कुछ होते हैं वो जब कमेंट्स इंसान देखता है ना वो लिखते हैं बिजनेस, इट इज़ बिजनेस नथिंग एल्स, इट इज़ बिजनेस नथिंग एल्स, ये बिजनेस है। तो मैं आपके इस मीडियम के थ्रू उन तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस हैं, मैं ये चीज़ एडमिट कर रहा हूँ, ये बिज़नेस हैं और बिज़नेस करना कोई गुनाह नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिज़नेसमैन थे। अब इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि मैं भी एक बिज़नेसमैन हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू कि वी डू लेजिट बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेजिट बिजनेस ऑफ बिल्डिंग अ नेशन। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट जब कोई इंसान लिखता है, हम भी इंसान ही, हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है इन चीज़ों से। बाकी वो कहते हैं ना हमारा काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन अमीन साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचाते रहे इंशाल्लाह।